बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अमेरिका में शैला खान आपके साथ कैपिटल टीवी वॉशिंगटन से। जैसा कि इस प्रोग्राम के नाम से जाहिर है कि इस प्रोग्राम में शामिल होंगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़ी खबरें। बातें होंगी दोनों मुल्कों की सियासत पर और हालात हाजरा पर, और इन सब पर अपना तज्जिया पेश करने के लिए वॉशिंगटन के स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं दो तज्जिया निगार, आसिम सिद्दीकी साहब और खान फारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज जो हम सबसे पहले सवाल आपसे करेंगे और उस पर तज्जिया लेने की हम कोशिश करेंगे, वो है कि सियालकोट, पाकिस्तान सियालकोट में जो निजी फैक्ट्री के श्रीलंकन मैनेजर थे, फैक्ट्री मुलाजमीन की तशद्दुद से वो हलाक हुए। मुश्तइल अफराद ने लाश को सड़क पर घसीटा और आग लगाई। मुश्तइल अफराद का दावा ये था कि मकतूल ने मुबैना तौर पर मजहबी जज्बात मजरू किए थे और मुश्तइल अफराद ने फैक्ट्री में तोड़ फोड़ भी की थी। इस हवाले से पंजाब हुकूमत के तर्जुमान जो हसन खावर हैं, उन्होंने कहा कि वाकये में मुलव्विस 50 अफराद को गिरफ्तार किया, जबकि तहकीकात 48 घंटों में मुकम्मल कर लेंगे और जिम्मेदारों को सख्त सजा दिलाई जाएगी। इमरान खान ने भी सियालकोट वाकये पर अफसोस का इजहार किया और ये वाकया पाकिस्तान के लिए शर्मनाक है, ये कहा है उन्होंने। जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अब वजीर आजम के जो नुमाइंदा खुसूसी हैं बराए बैनुल मज़ाहिब में, वो कहते हैं कि ताहिर अशरफी कहते हैं कि तौहीन रिसालत के हवाले से तो कानून मौजूद है, ये वाकया गैर इस्लामी और गैर इंसानी है। पाकिस्तान उलमा काउंसिल इस वाकये की भरपूर मजम्मत भी करती है और जिम्मेदारों को सख्त सजा दिलाने का एक किरदार भी वो कहते हैं कि हम अदा करेंगे। सर, आपसे सवाल यही है कि आप किस तरह से देखते हैं, पाकिस्तान में तो ये कभी चीज रही नहीं और अब हुकूमत क्या करेगी? इसके बहुत सारे इसके डायमेंशंस हैं, मगर एक दो डायमेंशंस पे मुख्तसरन बात करते हैं। हुकूमत ये काम खुद से करवाती भी है। क्यों? कि वेस्टर्न सोसाइटी से जो फाइनेंशियल एड हमें मिलता है वो जमहूरियत के इस्तेहकाम और बका के लिए मिलता है। अगर ये उनको, इस तबके को, मॉब को, अवाम को, नशे करने वालों को, मजदूरों को ये जमा करके उनको खौफ की अलामत बनाकर जब ये वेस्ट को दिखाते हैं, जिसका मतलब होता है कि देखो यहाँ डेमोक्रेसी को खतरा है, तो आप अपनी जो फंड रोका हुआ है वो दो हमें, ताकि हम इनको रोक के रखेंगे, वरना ये तबका फिर आपकी तरफ आ जाएगा जैसे बाकी तरफ हुआ। एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि जी मजहबी, भाई श्रीलंकन कौम पिछले 1000 साल से मुसलमानों के साथ रह रही है, उनके यहाँ अदब और एहतराम का मामला है। जमील नाम का एक आदमी है, इनिशियल खबरें हैं कि जिसको कुछ दिन पहले इन्होंने ही मना किया था कि इस फैक्ट्री के उस हिस्से में आए जहां पर सामान पैक होता है। उनको कुछ शक ऐसा है कि यहाँ से इस फैक्ट्री की जो मसनूआत जाती हैं बाहर के मुल्कों में, वहां कोई शिकायत आई है, फिर वहां से एक्सपोर्ट मैनेजर्स ऑन साइट आए हुए हैं अपने मुल्क के खर्चे पर, ताकि सामान पैक हो और जाके शिप तक जाए, दरमियान में कोई मुदाखलत, कोई स्मगलिंग, कोई चीज, कुछ और ना डाल दिया जाए। आपको पता है पाकिस्तान तो बंदे भर भी जा सकते हैं। तो इस चक्कर में उन्होंने उस मुल्क का एक एक्सपोर्ट आदमी लाया हुआ है। तो इनका मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बिजनेस एडवांटेज खराब हुआ है। तो इन्होंने वो पोस्टर, इसी तहरीक लब्बैक के पोस्टर खुद ला करके फाड़ के कहीं फेंक के, तो 20 आदमी भी तैयार किए हुए थे कि अब हमने हल्ला डालना है ताकि कोई तहकीक उसको बचाने आगे ना आए। और एक दिन पहले, एग्जैक्ट एक दिन पहले, बल्कि 24 घंटे पहले एग्जैक्ट यही एक्सरसाइज वहां उसमें 4 सद्दा में भी हुई है। वहां लोकल पुलिस ने उस मुस्तनद पागल को बचा लिया, क्योंकि वो था ही पागल, मगर इन्होंने उस पर इल्जाम लगाया था। ये कानून की तफ्तीश और तहकीक का जुज इसमें है नहीं। उलमा के बयानात आएंगे अपने आप को दूर करने के लिए,
सजा के टाइम पे वो इसको मुमताज कादरी भी बना सकते हैं अगर एक आदमी आइडेंटिफाई हो गया। इनका भी रोल जो है वो काबिल कदर नहीं है। अब अगली बहस क्या है, दीन इस्लाम में है या नहीं है। कानून जब बन रहा था तो FBI के कंसल्टेंट उलमा मुसलमान इस कानून के 295C के रिव्यू में मौजूद थे यहाँ न्यूयॉर्क में। उनमें से एक कंसल्टेंट अल्लामा वो थे, ताहिरुल कादरी साहब भी थे, जो कि तो उस वक्त ये सामने आया कि वाकई दीन मुबीन में गुस्ताख की सजा कत्ल है और उस जमाने की रियाया जो मुआब होता था वही करती थी। आज के जमाने में, अंग्रेज के जमाने में रियासत मौजूद है, लिहाजा रियासत करेगी, मगर रियासत खुद से अगर एक आदमी को प्रोटेक्शन ही ना दे तो आप समझें वो कंप्लिसिट है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है इस वक्त कि लोग पागल हैं, गलती हो भी जाती है तो उसको प्रोटेक्ट करना जिम्मेदारी थी, मगर हुकूमत को इस बात की परवाह बिल्कुल नहीं है। आवाम के मामले में मौजूदा क्या, तमाम ये हुकूमतें फेल है। अगला बिल्कुल। आसिफ साहब आप क्या कहेंगे इस बात में? मैं कुछ बातों से फारूक साहब के एग्री नहीं करूंगा, कुछ बातों से बिल्कुल करूंगा। मेरा ख्याल है कि जो तहरीक लब्बैक ने जो इस वक्त पाकिस्तान का माहौल बनाया है वो निहायत ही खतरनाक है। अगर ये मुमताज कादरी को ओ नहीं करें तो फिर मैं इनको ये नहीं कहूंगा, लेकिन अगर वो मुमताज कादरी का उर्स करें और मुमताज कादरी को के ऊपर जो है वो वहां पर जाके और उनके तवाफ करें उनकी उसकी कब्र को, तो पूरा का पूरा इल्जाम 100% मैं इस तहरीक लब्बैक को दूंगा, जिन्होंने इस्लाम की एक नई जिद्दत ला के पूरे पाकिस्तान को जो है वो मतलब शर्मसार कर दिया है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हमारा इस्लाम क्या ऐसा था। बिल्कुल ऐसा नहीं था। लेकिन आज इन लोगों की हरकत की वजह से कि मैनेजर को पुलिस वाले को इसलिए मार दिया कि जनाब उसने जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। गवर्नर को इसलिए मार दिया कि जी उसने क्योंकि किसी और के उसमें छुड़ाने की कोशिश की थी। 1500 के करीब केसेस इस वक्त पाकिस्तान से में हैं जो इसी किस्म के हैं कि जी ये कौन सा कानून है भाई, ये कौन सा कानून है? मेरी समझ में से बिल्कुल बालातर है। मुझे जिस कौम में आप 2000 लोगों मॉब को जो कि बकौल उसके निहत्ते हैं, अगर ये लोग बात करते हैं ना कैपिटल हिल की कि जी कैपिटल हिल में भी तो मॉब आया था, तो वो मॉब आया हुआ था रॉकेट लॉन्चर और क्लाशनकोफ और मुख्तलिफ असला लेके, क्योंकि यहाँ अपना फ्रीडम वो एंजॉय करते हैं। उन्होंने उसको रिलीज दिया उस वक्त और फिर सेकंड डे थर्ड डे से उसको पकड़ना शुरू किया। 40 स्टेट्स में से 240 लोगों को अब तक सजाएं दे चुके हैं वो, और अभी एक जिम इंस्ट्रक्टर था उसको 3 साल की सजा दी उन्होंने। तो आप दुनिया को कंपेयर ना करें, आप ये देखें कि क्या हमारे आर्मी पर्सनल ने हजार के जब लिफाफे दिए थे इन्हीं लोगों को, तो क्या ये आज सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है कि इस जनरल को जो है ना भेजना चाहिए श्रीलंका बॉडी के साथ जिन्होंने इसको बनाया। मतलब पाकिस्तान की तजलील हर जगह हो रही है और ये इन्हीं लोगों के बनाए। पहले आपने 20 साल जो इन्होंने तालिबान बनाए थे उसको एंजॉय किया, अब इन्होंने तहरीक तालिबान बनाई है, अब आप इसको एंजॉय करें। ये पाकिस्तान की किस्मत में है कि हमने जो है सुकून से ना ही जिंदगी गुजारनी है, ना ही हमने कुछ करना है। खुद सब गेटेड कम्युनिटी में चले गए हैं, अवाम को छोड़ दिया। इस जाहिल गंवार झत्ते को आपने आम पब्लिक के ऊपर छोड़ दिया, जो कि आके टीवी पे इंटरव्यू दे रहा है और फखर से कह रहा है कि जी हमने तो उसको ऐसा कर दिया। जी लेकिन आसिम साहब, एक्सट्रीमिस्ट जो है वो पाकिस्तान की एक्सट्रीमिस्ट होना ये पाकिस्तान के अगेंस्ट जाता है। जाहिर है कि इंडिया से इस वक्त हमारे ताल्लुकात है, इस वक्त ये बताना कि हमारे यहाँ पे मजहब के नाम पे ये हो रहा है ये भी बायस शर्मिंदगी है, तो पाकिस्तान ये अमल क्यों कराएगा? मेरी बात ये समझ में नहीं आई। पैसे मांगते हैं जी, कहते हैं खतरा हो जाएगा डेमोक्रेसी को अगर इनको ताकत मिल गई। जैसे तालिबान है, तालिबान अपनी औरतों को मार रहे हैं ना, अंग्रेजों की औरतों को तो नहीं मार रहे, मगर ये कहते हैं कि ये तुम्हारी दुनिया पे पर चढ़ जाएंगे, बड़े ताकतवर हैं। यही खौफ, इसे कहते हैं फोबिया क्रिएट करते हैं। अच्छा, मैं इसका ये जवाब कहूंगा कि देखें, जब आपके जजेस के फैसले डिले करेंगे, आप इससे पहले कितने वाकयात ऐसे हुए हैं। सियालकोट तो मेरा ख्याल है बदनाम काफी हो गया है कि आपने पहले कितनों को मार चुके हैं वहां पे। आप क्यों नहीं एक महीने के अंदर 15 दिन के अंदर फैसला सुना देते हैं? अगर आप 3 दफा करेंगे, चौथी दफा ऐसा मॉब नहीं आएगा। जब आप मुझे आप बताएं, लाहौर के जो लड़कियों को जो छेड़ा था, एक लड़की को जो वो किया था 400-200 लोगों ने, आज उसमें कितने से कितने लोग जेल में हैं? मुझे बता दें आप।
आपको जितने लोगों को तस्वीर के साथ आपने पकड़ा था, आपको सबको सजाएं सुनानी थी, जेल में भेजना था। तो आसिफ आइंदा साहब, किसी वो को शाज़िया साहिबा जो थी, उन्होंने ही बाद में डिनाई कर दिया कि मैं ये नहीं तो जानती, स्टेट वो बन गया मैं इस ना। किसी को देखें, नहीं जानती। प्रेशर डालते हैं मैडम। नहीं अभी नहीं, मैं खान फारूक जी साहब स्टेट ओन क्यों नहीं करती है? ठीक जी है, आसिम साहब, दोबारा दूसरे सवाल पे मैं आऊँगी। वॉइस ऑफ अमेरिका ने जो हालिया रिपोर्ट बनाई थी, जिस पर आपने भी एक प्रोग्राम किया था, पाकिस्तान में महँगाई है, ज़ाहिर है की थी, तो उसके बाद आपने कहा कि अमेरिका में भी उससे कहीं ज़्यादा महँगाई है। इसका फीडबैक क्या है? मुझे ये बताइए, और उसके साथ-साथ लोगों ने क्या कमेंट किया था? सुना तो ये भी है मैंने कि इस पे काफ़ी आपको दबाव का सामना है? जी, बिल्कुल। मुझे काफ़ी लोगों की एप्रिसिएशन का भी कॉल आई कि बिल्कुल आपने ये सही कहा कि हम अमेरिका से कैसे पाकिस्तान को कंपेयर कर सकते हैं। और जो ये रिपोर्ट बनाई गई है, आखिर इसमें वॉइस ऑफ अमेरिका के कौन लोग शामिल हैं जो डायरेक्ट पाकिस्तान से कॉन्टैक्ट में हैं और पाकिस्तान के मफाद में काम कर रहे हैं। हमने अभी भी देखा कि जब मैंने वॉइस ऑफ अमेरिका की खबर लगाने की कोशिश की, बीबीसी ने नशर कर दी, सबने नशर कर दी, लेकिन वॉइस ऑफ अमेरिका ने किसी भी किस्म की पाकिस्तान की खबर को नशर नहीं किया। ये आपको कल के सियालकोट की बात बता रहा हूँ, फौरन। अब मेरा ख्याल है कर दिया होगा उन्होंने, लेकिन जब मैंने देखा बीबीसी ने बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट थी, लेकिन जियो ने कहा कि जी मालिक से लड़ाई हो गई, यानी और तशद्दुद किया गया। मतलब उसने भी सही बातें बताई नहीं कि मजहब के नाम पे ये कत्ल किया गया। हुँ। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि आखिर वॉइस ऑफ अमेरिका, मैं पहले भी पहले भी कह चुका हूँ इंतजामिया से कि आप इस पे नोटिस लें। हमें पता चले कि आपने नोटिस लिया है कि ये वन साइडेड वॉइस ऑफ अमेरिका के अंदर कौन से लोग हैं जो अमेरिका के खिलाफ काम कर रहे हैं। वन साइडेड अमेरिका की खबर चला रहे हैं कि अमेरिका में बहुत महंगाई हो गई है, अमेरिका में अंडे महंगे हो गए हैं। कल मुझे एक मोहतरमा बता रही थी फ़ोन करके, आसिम बहुत अच्छा आपने प्रोग्राम किया है, मैं अभी सेल पे 46 सेंट पर डज़न अंडे लेकर आई हूँ। तो अब मुझे आप बताएँ कि और यहाँ गाड़ियाँ नहीं मिल रही हैं, यहाँ घर नहीं मिल रहे हैं। मतलब आपने बिल्कुल वन साइडेड न्यूज़ बना के और दुनिया को दिखाया कि अमेरिका तो बड़ी मुश्किल में। आपने ये नहीं दिखाया कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जहाँ जिस मुल्क में शिट भी फ्री नहीं मिलता है, उस मुल्क के लोगों को सर्व किया गया। और ये खान फारूक साहब मेरी इस बात को वो करेंगे, इनका ताल्लुक न्यूयॉर्क से है, कि जिसके पास $500 नहीं होते थे, आज वो $5000 जेब में लेके घूम रहा है। जी इतने पैसे मिले हैं, सर, वो हमें बता रहे हैं कि क्रिप्टो क्या चीज होती है। बताएँ। आजकल हर आदमी यहाँ पाकिस्तानी बैठता है, अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦਾ ਹੈ ਕੁਝ? फिर हम हंसते हैं आगे से कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਰਾਡ है। 5 साल पहले अमेरिका में इन्फ्लेशन होती है मगर इंपोर्टेड चीजों पर। पेट्रोल बाहर से आता है, जो चीज बाहर से आती है उसमें लॉजिस्टिकल इश्यूज हैं, वहां प्राइस बढ़ गई है क्योंकि 4 महीने तो दरिया में खड़ा रहता है, समुद्र में जहाज। इसका यह मतलब नहीं है कि हमारी हुकूमत की तरह वो कमीशन रख के अपनी जेबों में डाल रहे हैं। मेडिसिन की हिस्ट्री स्टडी करें, फार्मास्यूटिकल्स को धमाका करके लाहौर में कत्ल किया गया था, बहुत बड़े ग्रुप को जो एहतजाज कर रहे थे। उसके बाद खान साहब ने आने के बाद पीटीआई की हुकूमत में जो कमीशन 700-800% किया दवाइयों का, वो सारा कमीशन इन्होंने अपनी फैमिली को दिया। 120 लाइफ सेविंग दवाइयों का कॉन्ट्रैक्ट खान साहब की फैमिली के अंदर है, इन्होंने छीन के लिया उनसे, और वो खानदान तबाह और बर्बाद हो गए। यहाँ वहां इन्फ्लेशन जो है वो जेब में डाल रहे हैं। अब जैसे ही उन्होंने अदलिया का मसला आया, साथ में $4 पेट्रोल ऊपर किया, वो बड़ी अमाउंट जो है वो अदलिया को मिल गई, अदलिया खामोश हो गई। अब वहां हर चीज के पीछे पैसा है। यहाँ चीजें होती हैं महंगी, जैसे डॉलर पेट्रोल हो गया, मगर इसलिए हो गया कि लॉजिस्टिकल एक्सपेंस बढ़ गया। मतलब वी कैन एक्सप्लेन इट ना, कोई वहां जो चीज, जो लेकिन मुल्क के खान अंदर साहब, चीजें हैं। यहाँ तो सर्दियों में गैस महँगी हो जाती है। हर दफ़ा सर्दियों में महँगी होती और है। हम रेडी होते हैं। और हमें पता होता है, और हमने इससे कोरोना से पहले $4.5 गैस पर गैलन डलवाया है, आपको भी याद होगा, बिल्कुल बल्कि डलवा। $5 तक भी भरवाया है। तो ये खैर, मैं बस सिर्फ यही कहूंगा वॉइस ऑफ अमेरिका को कि प्लीज रिव्यू करें और हमें बताएं कि आपने क्या एक्शन नहीं लिया, क्या एक्शन लिया है। और अगर आप नहीं बताएंगे, हम ये प्रोग्राम करते रहेंगे। जब स्कूल के बच्चों की पाकिस्तान की तस्वीर आई थी कि नकल करते हुए आपने स्कूल के बच्चों को दिखाया था, और एक बच्चे को टीचर ने पकड़ के उससे किताब छीन के बाहर निकाला था, उस बच्चे की पूरी शक्ल दिखाई थी आपने, वो अंडर एज बच्चा था। जी तो उस पे भी मैंने वो एहतजाज किया था, उस पे भी मैंने प्रोग्राम बनाया था, और हमारे रिकनेक्ट यूथ की एक आयशा ने प्रोग्राम किया था।
और उस वो सख्त गुस्से में थी कि ये तो अमेरिका में कोई सोच भी नहीं सकता। तो ये चैनल आपका अमेरिका में है, अमेरिका के पैसे जो टैक्स पेयर हैं, वो आपको फंड करते हैं। तो खुदा के लिए जब भी आप इस किस्म के प्रोग्राम बनाएँ, और मैं आपको दसियों प्रोग्राम दिखा सकता हूँ कि वन साइडेड प्रोग्राम बनते हैं। अगर आपने एक्शन नहीं लिया, तो हम इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करके आपके बड़ों तक पहुँचाएँगे। ये मत समझिए कि हम खामोश हो जाएँगे। आप लोग आसिम पहले भी साहब कई द जी। जी। आसिम साहब, अगर आपने गैस की बात की है तो मैं ज़रा पाकिस्तान के हालात की तरफ भी आपको लेके जाऊँगी। सुई सदरन गैस कंपनी के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान में सीएनजी स्टेशंस को बुध से यानी 1 दिसंबर से 2.5 माह के लिए गैस की जो फराहमी वो मुअत्तल कर दी है। जिससे खदशा ये है कि सार्फिन की मुश्किलात में तो इज़ाफ़ा होगा ही, लेकिन सुई सदरन गैस कंपनी का जो मौक़िफ़ है कि सीएनजी जो है उसके स्टेशंस जो हैं 2.5 महीने गैस की फराहमी बंद करने का फ़ैसला इसलिए किया गया क्योंकि सर्दियों में घरेलू सार्फिन को गैस की तरसील मुमकिन बनाई जा सके। अब ऑल सीएनजीज एसोसिएशन के मुताबिक सिंध में तकरीबन 686 और बलूचिस्तान में 21 सीएनजी स्टेशन हैं और 2.5 माह तक सीएनजी बंद होने से यानी उसके जो स्टेशन है बंद होने से तकरीबन 4 लाख अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। जबकि अगर 50 MMCFD गैस की फराहमी सीएनजी स्टेशन को बंद हो जाए तो दरामदात में सालाना तकरीबन 82 अरब रुपए का फर्क आ जाएगा। जब सीएनजी का इस्तेमाल कम हो, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल ज्यादा होगा तो फजा में स्मोक जो है वो भी ज्यादा बढ़ जाएगी और इसके अलावा हवाले से जो कम किरायों की जो सवारियां हैं वो भी नहीं मैसर हो सकेंगी। तो मुझे ये बता दीजिए कि जब मार्च में जब सस्ती जब तमाम चीजें मिल रही थी, एलएनजीज मिल रही थी, तब पाकिस्तान की हुकूमत क्या कर रही थी? चाइना ने तो ऑलरेडी इसको खरीद लिया है। पाकिस्तान के बहुत गवर्नमेंट बहुत कहाँ सोई रहती है? सोई नहीं रहती, बेचती है, जिस जाग रहे हैं वो सब। वो मुझे याद है नवाज शरीफ के दौर में वो कोई गैस खरीदने का प्लान खरीद हुआ था, तो उस पे आके सबने कहा था इतनी महंगी वो खरीद ली है और ये हो गया है और वो हो गया है। आज जो है वो 5 रुपए वाली चीज़ 40 रुपए 30 रुपए में खरीद रहे हैं और बड़े फ़ख्र से खरीद रहे हैं। तो क्योंकि आपके पास रूल ऑफ लॉ नहीं है, जस्टिस सिस्टम नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि किसका क्या कसूर है। अगर मिनिस्टर्स या ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो देखें और 1 साल पहले तैयारी कर लें। आखिर चाइना भी तो है, उसको उधर तो हमने कभी नहीं सुना कि शॉर्टेज हो गई है। 1.4 बिलियन की आबादी है और पूरी दुनिया में उनके कारोबार हैं, लेकिन हमने वहाँ तो कभी भी नहीं सुना कि जनाब इस शहर में ये हो गया है। तो ये पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये अपनी चीज़ें स्मगल कर देते हैं अफ़गानिस्तान, ईरान और दूसरी जगहों पे अंडर द टेबल और फिर रोते रहते हैं कि जी हमारे यहाँ ये हो गया, हमारे यहाँ ये हो गया। और अदालतें तो आपको पता है वो भी किसके कंट्रोल में है और जिस तरह के फैसले आते हैं वो भी हमें पता है। तो ये मेरा ख्याल है कि इस पे बहस करना ही बेकार है कि ये क्या हो रहा है, ये इसी तरह चलता रहेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज आएगा। सीएनजी में एक चीज ऐड कर लें, 1990s में जब मैं कॉलेज में था एनवायरमेंटल साइंस के लिए, तो बड़ी खुशी होती थी कि पाकिस्तान दुनिया की तीसरी ममलिकत थी जिसमें बहुत बड़े अमाउंट में एनवायरमेंटल को प्रोटेक्ट करने के लिए सीएनजी पे ट्रांसपोर्टेशन थी 90s में, 94 95 में। उसके बाद हमारे अपनी बहुत से खानदान के लोगों ने सीएनजी गैस स्टेशन लिए जो फौजी थे, उनको वो मिल गया कॉन्ट्रैक्ट। बाद में मुझे बताया गया कि ये खत्म करके तो लिक्विड एलपीजी ला रहे हैं और फिर वापस डीजल और पेट्रोल पे जा रहे हैं। तो मैंने पूछा इसकी क्या वजह, ये तो एनवायरमेंटल हमें प्रॉब्लम देगा। तो उन्होंने कहा एक तो एनवायरमेंट का डिजास्टर बनेगा, हमें बाहर से पैसे आएंगे, नंबर 1। दूसरी बात है कि ये जो बाहर से जब खरीदारी होगी ना, ये सारी जो खरीदारी है इसमें कमीशन हमारा भी डल जाएगा ताकि हम बंद करें, शॉर्टेज हो, और बाहर से आने वाले में हमारा कमीशन है क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट है इसमें। यहां से उतना पैसा नहीं बन रहा क्योंकि सब्सिडाइजेशन हो जाती है। सोई नादरन को जर्मन को बेच देते हैं, जर्मन चाइनीज को बेच देंगे, वहां से भी पैसा आएगा। सर्कुलर डेट के नाम पर कई बिलियन डॉलर्स जो हैं वो पेमेंट हो जाएगी जैसी वो पार्टी इनको सपोर्ट करेगी। ये असल में सियासत का हिस्सा है ये सारा कुछ। और हम तो यहाँ अमेरिका में बैठ के देखते हैं ना पैसे किधर जा रहे हैं, स्विफ्ट सिस्टम पे नजर आता है। इसके पीछे भी वही मुक्तदर मुकद्दस इदारों के लोग हैं। मैं ये नहीं कहता कि इदारा है, एहतियात जरूरी है। इदारों के लोग हैं जिनकी मेंटालिटी है कि अगर पाकिस्तान में अपनी सलाहियत पैदा होगी तो यार बाहर से हमारा कमीशन कट जाएगा। तो हमारा कमीशन कट गया तो हम तो सबके बराबर हो गए, तो हम तो फिर जनरल ना रहे ना, चौधरी ना रहे। हम तो इस वक्त सबसे खुश अमीर आदमी है। क्यों? कि उसके सामने हजारों लाखों गुलाम पैदा हो रहे हैं, क्योंकि अचानक हुए ना, गुर्बत की वजह से लोग आ गए। किसी ने टीवी में कहा था दुकान का मालिक जॉब कर रहा है और दुकान का मजदूर डाके डाल रहा है। ये उनके अल्फाज थे। दिस इज ऑल पॉलिटिकल गेम ओवर देयर।
आसिम साहब, मैं नूर मुकद्दम केस की तरफ भी आना चाहूँगी। नूर मुकद्दम कत्ल केस में ज़ाहिर जाफ़र उनका कहना है, जो वकील है उनका कहना है कि ज़ाहिर जाफ़र ज़हनी मरीज़ हैं, इनका मेडिकल कराया जाए। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकज़ी मुल्ज़िम हैं और उनके जो वकील हैं सिकंदर ज़ुल्करनैन, उन्होंने इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी की अदालत में दायर की जाने वाली जो दरख़्वास्त है, उसमें इस्तदा की है कि मुल्ज़िम की बाकायदा जाँच के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए और दरख्वास्त में ये भी कहा कि मरकजी मुल्जिम जो है वो अदालत के सामने भी ऐसा ही रवैया या ऐसा ही बर्ताव रवा रख चुका है जो कि मुल्जिम की ज़हनी हालत की अक्कासी करता है। ज़राए अबलाग ने भी अदालत के सामने मरकजी मुल्जिम के रवैये की रिपोर्ट की है, तो इससे भी पहले अगर मैं बात करूँ तो अदालती कार्रवाइयों के दौरान मुल्जिम ने एक हंगामा खड़ा कर दिया था। आसिम साहब, आप कह सकते हैं जिसका तज़किरा हम बहुत अरसे से कर रहे थे कि शायद ये काम हो, शायद ऐसा हो, शायद ये चीज़ें सामने आएँ, तो वो चीज़ तो होती चली जा रही है। इनकी वालिदा को पहले छोड़ दिया गया था, इनके लिए अभी ये ग्राउंड बना लिया गया है। कैसे देखते हैं इस मुकदमे को? आगे चल सकेगा? जब ये सब वालिदा वजह को से क्या बिल्कुल, था? जब वालिदा को छोड़ा गया था तो मैंने उसी वक़्त बता दिया था कि वालिदा को इसलिए छोड़ा है कि वो जाके बाहर जो हैं, वो ये सारे काम करें। और मुझे हुँ, बताएँ कि अगर मेडिकल वो बनना भी था, तो वो तो शुरू के ही 1 महीने के अंदर बन जाना चाहिए था। हुँ, हुँ, आखिर इतना डिले करने के बाद आपको पता चला, और ये वो शख्स है कि जिसको एक फ़ाइल दी गई और कहा कि अदालत के अंदर के इस पे साइन कर दें, तो उसने कहा कि मैं अपने लॉयर के मर्ज़ी के बगैर कहीं किसी पेपर पे हुँ, साइन नहीं करूँगा। हुँ, तो मुझे वैसे शाबाश है पाकिस्तान की अदालतों पर, ये माज़ी में भी बहुत सारे ऐसे फ़ैसले कर चुके हैं कि मैं यहाँ कोई गंदा लफ़्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता अदालतों के लिए, लेकिन मुझे करना तो चाहिए कि माज़ी में जितनी पाकिस्तान के अंदर ये इस यहाँ पर इनकी वो जाग जाती है कि जी ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। वहाँ ये भूल जाते हैं कि रेमंड डेविस को जब इन्होंने रिहा किया था, 2 कत्ल किए थे उसने, तो आईएसआई के चीफ जो हैं वो भी बैठे हुए थे अदालत में, 2 बजे रात को अदालत खुलवाई गई। उस वक़्त के चीफ जस्टिस मर गए थे कहीं सारे, कि जनाब इसको भी अकॉर्डिंग टू लॉ जो है आप छोड़ें, अगर आपने दियत के कानून के किया है। और अभी रेमंड डेविस की जो किताब आई है, उसने तो सब कुछ लिखा हुआ है कि जनाब किसने मुझे फैसिलिटेट किया, किस अदालत में किया गया और आईएसआई के किस चीफ ने मेरी हेल्प की। तो मैं फिर क्या कहूँ इन अदालतों को? इनको तो अल्लाह ही पूछेगा, इंसानों के बस की बात नहीं है। ये माशरे पर धब्बा है। सॉरी, माज़रत के साथ। जी, फारूक साहब आप क्या कहेंगे? अभी तकरीबन 50 दिन पहले पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर एक इंटरनेशनल रिपोर्ट आई थी। तो ये मैं आपके सामने अपने देखने वालों के लिए, और मैं सोशल मीडिया के लोग हैं, हम बाद दफ़ा पब्लिक के उस सेंटिमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कर सकता। इस शख्स का इलाज गोली है, चाहे वो उसको अदालत मारे या चाहे कोई नूर मुकद्दम की फैमिली मारे। जिस तरह वो बूढ़ी औरत ने अपने बेटे के कातल को अदालत से निकलते वक्त गोली मार दी थी, हम इसकी वो नहीं करते, मगर सेंटीमेंट बता रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि हम इसकी तायद करेंगे, इंसान है हम लोग भी, वो भी अदालत बनाई अल्लाह। अलबत्ता जो तराजू उस अंधी के हाथ में दे के अदालत के बाहर खड़ा किया होता है, उसको अवाम जब उसको इंसाफ नहीं मिलता तो उसको कहते हैं तरखड़ी। ये एक पुराना लफ्ज है हिंदी जुबान का, पंजाबी में तरखड़ी, जिसपे प्याज तुलता है। अगर उस पे कोई बैलेंस हो जाए तो वो लगता है कि ये रियासती कानून है, और अगर उस पे अदल हो जाए तो कुरान की जुबान में उसको मीजान कहते हैं। मीजान यानी अल्लाह का वो। अब यहाँ पर उनकी, अगर ये बच्चा पागलपने की वजह से, बच्चा इसलिए कह रहा हूं कि अदालत का काम है उसको, अगर पागलपन का सहारा लेता है मेंटल डिसऑर्डर का, तो डॉक्टर्स भी कुछ कोऑपरेट करते हैं, जज साहब भी करते हैं, तो बच्चा बचता है, तो मां नहीं बचती, क्योंकि अव्वलीन दर्जा उसकी वालदा का था जिसको पता था क्या हो रहा था, और उसने उसके अंदर में 17-18 आवर्स का जो गैप लिया, तो वो गई उसके अंदर। कोई सीनियर जज वो बड़ी कोशिश में है कि कोई ऐसा आदमी की सिफारिश नहीं सुनी जा रही। इस वक्त जो चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं कि उन लोगों के, और पुलिस के अफराद भी, पुलिस वालों से हमारा राब्ता रहता है। फयाज महमूद करके एक हमारे दोस्त हैं, उनकी सबसे जबरदस्त इस पे रीडिंग होती है। मैंने कोशिश की उनको बुलाने की, आज शायद हम जरा बता नहीं सके पहले, मगर उनसे नेक्स्ट टाइम उनसे अपडेट लेके आपको देंगे डायरेक्ट। वो बताते हैं कि इसके अंदर में कुछ चीजें और भी हैं। एक चीज, जाहिर जाफिर का ताल्लुक पीटीआई से अभी तक ये छुपा रहे हैं। जाहिर जाफर के घर में एक दावत में एक लड़की का कत्ल और 3 का एक्सीडेंट में हलाक होना, इसी घर की पार्टी से निकल के जाना 2 साल पहले की बात है, जिसके बारे में कुछ सबूत टीवी पे आ चुके हैं, और वो एक मॉडल है, उनकी बहन उसमें हलाक हुई। ये बातें
हमारा सोशल मीडिया भी हटा रहा है, मुबशर लुकमान साहब भी हटा रहे हैं, साइमा भी हटा रही हैं और दूसरे भी हटा रहे हैं, जबकि हम बार-बार कह रहे हैं और हम उस तरह के कमर्शियल यूट्यूबर्स नहीं है ना कि जो हर 2 मिनट पे बैठे, हम तो एक और काम भी है। मैं उनकी पीटीआई के लोगों की सबसे पहले जो कॉलें आई हैं उनको बचाने के लिए उनका जिक्र करना चाहते हैं, हाईवे केस का जिक्र करना चाहते हैं। फारूक हबीब साहब ने जो एक खातून के साथ जो लफाजी की और वीडियो पे बदतमीजी की 3 दिन पहले, वो केस आ चुका है, सारे मीडिया में चल रहा है। और आज जो इंसानी हुकूक की वायलेशन है ये वो इस हुकूमत की छतरी के नीचे हो रही है। भाई ये अकल करो, इसमें इस्लाम का कसूर नहीं है, पागलपन का कसूर नहीं है, इनकी सजाएं न देने का कसूर है, क्योंकि ये खुद भी चोरियां कर रहे हैं। एफआईए की रिपोर्ट नेक्स्ट प्रोग्राम में आसिम साहब आप वादा कीजिए कि मुझे इजाजत देंगे, मैं सबूत के साथ पेश करूंगा कि ये डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर से बैठ करके सारी बेईमानी की जा रही है। हाथ में तस्बीह, एक हाथ में नारा, दूसरे में तस्बीह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, ये एंड है इसका। खान फारूक साहब, ये भी तो हो सकता था कि इसको जल्दी निपटा दिया जाता है, जैसे कि नस्ला टावल को निपटाया गया है, टाइम ही नहीं लगा है। आपने मतलब ऐसा भी तो हो सकता था। आपने बहुत खूबसूरत और बहुत तकलीफदेह जोड़ रखा, क्योंकि हकीकत हाल ये है कि जिस हुकूमत ने घर देने थे वो घर छीन रहे हैं, जिस हुकूमत ने जॉबें देनी थी सरकारी अफसरों पे एफआईए की सोशल मीडिया की बात पर सीरियस हो गए। भाई एक दिन एक आदमी ने कहा कि तुम्हारी बड़ी बेइज्जती हो रही है ट्विटर पे, तो उसने बड़ा अच्छा जवाब, कहता है ट्विटर कोई जगह तो नहीं है ना जहां मैं जाना, वो तो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट है, क्या हो गया? इनको समझ में नहीं आ रही। और जस्टिस साहब ने तो ये भी कहा है, मुझे लगता है ये अदालती फैसला उनका जो है वो किताबों में आएगा। जैसे पहले एक जज ने कहा था कि बच्चों का जो आदमखोर था उसके 100 टुकड़े किए जाए, तो रात को जे लेनो, अमेरिका का जो सबसे बड़ा कॉमेडियन है, जिसकी बीवी ने अफगानिस्तान का सारा जंग लड़ा, उसने टीवी पे कहा, कहता है there's a verdict out of Islamabad, Pakistan, that they have told the child molester to be cut into 100 pieces or pushed off of a building, यानी बड़ी बिल्डिंग। इनका क्या निकलेगा कि पाकिस्तान के एक सुप्रीम जज ने, हाईएस्ट अथॉरिटी ने कहा है कि बम लगा के बिल्डिंग गिरा दो, सिर्फ इसलिए कि उसकी जोनल वायोलेशन है। अरे कमाल। खान साहब, ये कितना शैला ने कितने मतलब मजे से ये बात बोल दी कि मुझे नहीं पता इस हफ्ते ये बम लगा के गिरा दो, लेकिन जिस बंदे ने एक लड़की को कत्ल किया और उससे पहले भी वो बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व रहा है, उसकी माँ को तुमने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि वो औरत है, और उसके बाप और बेटे के साथ जो रवैया आपने अदालत में रखा हुआ है, मैं तो बोलूंगा कि बेहिस अदालतें हैं, बेशरम हमारे लॉ इन्फोर्समेंट तो क्या कहें, वो तो नीचे से ऊपर तक ही है। जो जजेस का रवैया है वो कहीं से भी नहीं लगता कि आप लोग काजी हैं, आप लोग धब्बा हैं, माजरत के साथ, क्योंकि आप लोगों ने आज तक कितने फैसले दिए हैं, 20 लाख से ज्यादा केसेस आप लोगों के पास हैं, लेकिन वो एक हमारे साकिब निसार साहब थे, कितनी वायलेशन उनकी सामने आ रही है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान हर चीफ जस्टिस और हर आर्मी चीफ निकलने के बाद ना बेइज्जत होता है। यार ऐसा क्यों होता है, मुझे ये समझ में नहीं आता, ऐसा होता क्यों है? सर, एक तो कत्ल होता है जो कत्ल कर दिया जाता है, एक होता है बेरहमाना कत्ल। मैंने कल भी पढ़ा, मैं रोज पढ़ती हूँ कि सर जो था वो एक अलग जो जगह थी वहां रखा था, धड़ कहीं दूर पड़ा हुआ था। तो एक तो वो कत्ल है जो आप किसी को भी मार देते हैं, लेकिन एक बेरहमाना कत्ल होता है और सामने सबूत थे, सब चीजों के सबूत थे, इसको तो कोई टाइम लगना ही नहीं चाहिए था। फिंगरप्रिंट्स आपके पास थे, खून में भरा हुआ वो लड़का मौजूद था, हथियार उसके पास मिले, बैकग्राउंड उसका आपने देख लिया था कि उसके बाकी दोस्त अहबाब क्या कह रहे थे, हमला उसने किया था, तमाम चीजें मौजूद थी, तो उसमें नहीं, तो देर लगनी मेरा शैला, मेरा ना थोड़ा सा यहाँ पर आके चेंज हुआ है। जब ये कत्ल हुआ है ना तो उसने अपनी माँ को फोन किया है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है इंग्लिश फिल्म देखने के बाद। तो ये कत्ल हुआ है, उसके बाद इसने माँ को फोन किया कि मुझसे कत्ल हो गया है, उसने डॉक्टर को फोन किया मैं क्या करूं, उसने कहा कि उसको ना इस तरीके से करो ताकि बॉडी और वो इस कत्ल को इतना वहशाना कर दो ताकि हम बाद में इसको वो करें, और जब मैं आऊं तो उससे बोलना कि मुझ पे चाकू से हमला करे, ऐसा करे कि मैं बच जाऊं। मतलब डकैती की बहुत टाइम तक तो वो डकैती का सारी चीजें एक प्लानिंग के जरिए की गई हैं, और वो टेलीफोन रिकॉर्ड, मैं समझता हूं कि अगर ये बिल्कुल खान साहब ने सही किया कि अगर आप इसको पागल खाने भेजते हैं 100 साल के लिए, तो इसकी माँ को उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, क्योंकि
ये बिल्कुल बराबर का कत्ल है। मतलब ये पूरे उस मोमेंट में शामिल थी जब ये कत्ल हुआ और उसके बाद माँ से राब्ता हुआ और इसके बाद जब हमने वीडियोस देखी तो बड़ा अफसोस हुआ कि माशरे में ये भी हो सकता है। और हमारी अदलिया को सलूट है कि तुमने बेशर्मों की वो तमाम हदें पार कर दी जो अब कुछ भी नहीं बचा। जी। सर इमरान खातून होने के इस्माइल नाते से उनको रिलीफ दिया गया है, तो आपको आगे लगता है कि दुनिया खातून में होने के कहाँ नाते होता है से ऐसा? उन्हें वो होता कहाँ होता है? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा था मेरी बेटी भी होती तो मैं उसका हाथ काट देता। इमरान ये इस्माइल ये साहब उस को कॉलिंग मदीना की की है। रियासत में है। आसिम साहब, इमरान इस्माइल साहब को कॉलिंग की आंटी ने। वो आंटी आदम जी जो है उनका हम लोग निकनेम आंटी आदम खोर रखा हुआ है हमने। आदम जी तो बड़ी अच्छी खानदान है ना, तो ये तो बहुत पाकिस्तान को बनाने वाले फैमिलीज में से इंडस्ट्रियल हैं, बहुत मुखय्यर, बड़े मतलब पर बेहतरीन अभी तो लोग हैं। बड़ा पैसा खर्च कर रहे होंगे। अभी वो तो दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। एक बात बता दूं कि वो अपनी बच्ची पे करेंगे, ये बच्चे पे नहीं करेंगे, ये ब्लैक लिस्टेड है वहां पर भी। इसके नूर मुकद्दम के दोस्त हो गए और इस्लामाबाद के कुछ लोग हो गए, हम इन लोगों को समझते हैं, जानते हैं। वो यहीं जर्सी से गया सर, हमारे घर के पास से, मगर यहाँ हमारी उसके साथ कोई इस्लाम दुआ नहीं थी। मगर जो वो एक्टिंग कर रहा था ना पाकिस्तान में, उस एक्टिंग को हम बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। वो हिपस्टर एक्टिंग करते हैं, नहीं बड़ी तो बड़ी दाढ़ियां रखते हैं, सूट बड़े अच्छे पहनते हैं खान जी। फारूक साहब इसका नाम और वो आप यहाँ के इमिग्रेशन को दें, जिस तरह मलिक रियाज को बैंड किया गया इंग्लैंड में, तो इसको भी बैंड करें। ऐसा ना हो ये इलाज कराने यहाँ आ जाए। एम्बेसी इस चीज की, वो अमेरिकन एम्बेसी इस चीज की वो है, क्योंकि उनके तो नोटिस में सारा आ चुका है और वो वॉच भी कर रहे हैं। मगर वो वॉच ये कर रहे हैं कि इसको सजा दो भाई, इस पागल को हमारी तरफ मत भेजना। ये कोई मासूम मजलूम तो नहीं है ना जिसको वो लेकर जाए। और एक बात, आज उसका जो एक विटनेस था केस का, जो जख्मी हुआ था, जिसको छुरी लगी थी, वो जो पुलिस कमांडो का मुलाजिम है, उसका नाम मैं भूल गया। आज उसने 3 विटनेस वो और लेकर आया है इस केस के, कि जिनका बयान जो है वो इसको पकड़वाने के लिए वो बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। तो अभी वो उसकी डिटेल मैं सुन नहीं सका पूरी, क्योंकि 4-5 मिनट पहले ही रिलीज हुआ था। हम आपको जरूर देखने वालों को इंशाल्लाह अपडेट भी करेंगे। और फयाज महमूद साहब का भी उनका वीलॉग है, वो ऑन साइट होते हैं। बाकी तो मुबशिर भाई और मारिया जो हैं वो तो कमरे से ही बोलते रहते हैं ना, कमीजें बदल बदल के। ये बेचारे वहां जाके ख्वारी करते हैं गर्मी में, वहां सर्दी में बैठे होते हैं चाय पकड़ के, वो अदालत में देखते हैं क्या हो रहा है। और अल्लाह बस सबको खान फारूक महफूज रखे। साहब और आसिम साहब, आप लोगों के तज्ज़िये माशाल्लाह, और मुझे और सवालात मेरे ज़हन में आ रहे हैं, लेकिन वक़्त बहुत महदूद है। तो मैं चाहूँगी कि आप दोनों से कि जाने से पहले एक मैसेज ज़रूर दें। जी, मेरी तरफ से तो मैसेज, इस वक़्त जो नया वायरस का वेरिएंट आया है, वो सियासी हालात से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं बख्श रहा। और हमारे इलाके में यहाँ न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में उसके केसेस काफ़ी दिन पहले आए थे, मगर खबर में अब आ रहे हैं। मेरे पास 13 केसेस की खबर थी। मैं इस चीज़ को खसूसी तौर पर मैं मॉनिटर करता हूँ, इसको वायरस एक्टिविटी को। और इस मैसेज के अंदर ये भी याद रखिएगा कि इस जो वायरस का जो है, इसमें कोई मास्क या दस्ताने वगैरह तो फेल हो रहे हैं, सिर्फ डिस्टेंस काम आ रहा है बस। तो अभी भी जो हिफाजती एहतियात है उसमें एक्सपोजर को मिनिमम करना लाजिम है। यही एक मैसेज है, बाकी तरतीब सबको मालूम लग गई अब। चले, थैंक यू शला। मैं भी सिर्फ यही कहूँगा कि चीफ जस्टिस साहब से कि पूरी दुनिया में जो है इस पेंडेमिक और इस माहौल में जहाँ लाखों लोग मर गए, वहाँ पर आप जो है घरों के गिराने की बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कराची को ऐसे ही बनाएंगे, तो फिर लाहौर को भी वैसे ही बनाएं, फैसलाबाद को भी वैसे ही बनाएं, मुल्तान को भी वैसे ही बनाएं, और सियालकोट में भी बहुत कुछ है उसको भी वैसे ही बनाएं। ये दुश्मनियां खत्म कर दें। ये आपको अगर कोई करवा रहा है तो आपने ऊपर वाले जवाब देना, अगर आप मुसलमान हैं तो। शैला से भी एक सवाल कर लेते हैं सर, मेरी तरफ से। जी बिल्कुल, बस मैं मैडम, खत्म कर रहा हूँ तो आप। आपका भी एक कीमती ओपिनियन ले लें, क्योंकि इतनी खबरें आपको मिलती हैं। एक पाकिस्तान श्रीलंका को क्या मुंह दिखाएगा बहैसियत कौम? उनका एक बच्चा आया, हमने क्या किया? उनसे तो हमारा झगड़ा भी नहीं है। उस फैक्ट्री में पता क्या बनता है? क्रिकेट की किटें। आप बताइए, आप सर कुछ क्या भी नहीं होगा, ये फिर वही होगा कि एक केस आया, चला गया, कुछ लोगों को पकड़ा गया, फिर छोड़ दिया गया, फिर ये एक लंदी चलेगा, और उसके बाद किसी एक को बेगुनाह को पकड़ के, क्योंकि वो मॉब ये ज्यादा लोग थे, उनमें से जो बचेगा उसी को किसी को सजा दे दी जाएगी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में हमेशा यही होता है और यही होता चला आएगा। आसिम भाई, ये सुनना, ये हकीकत है और सबको याद रखना चाहिए कि हिफाजती तदाबीर अपनी करनी है,
हुकूमत पे नहीं रहते, वहां नहीं है कुछ भी। आसिम साहब आपका बहुत शुक्रिया और खान फारूक साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत अपना मेहरबानी कीमती साहब। वक़्त आप लोगों ने दिया। थैंक यू सो वेरी मच। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फ़ेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा ताकि दुनिया में किसी भी जगह हो हमारे लाइव शोज़, प्रोग्राम्स को आप देख सकें, एन्जॉय कर सकें। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए शायला खान को मेरी तरफ से फ़ी अमान अल्लाह। Capital TV Washington